आपका स्वागत है। इसके पहले हमने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्लासेस किए हैं, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस किए हैं। आज करेंगे ज्योग्राफी में हम आज जानेंगे सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी जानेंगे, भारत के क्षेत्र के विस्तार जानेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार जानेंगे। ठीक, सबसे पहले जानेंगे भारत देश का नाम किस तरह से पड़ा। तो भारत देश का नाम, भारत प्राचीन इतिहास से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ हिंदुस्तान भी बोल के गए हैं, और आज के डेट में इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से नहीं किया जाता, संविधान में सिर्फ भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया नाम सुनने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी में भारत का विस्तार किस तरह से भारत देश का विस्तार हुआ है। नक्शा बना लेते हैं इसका, लगभग नक्शा बनाएंगे। ये थोड़ा पोलियोबल से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र, भारत का दक्षिणी क्षेत्र, इसको मान लेते हैं हम पूर्वी क्षेत्र, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, तो जो भारत है विश्व के भूगोल के, ग्लोब के किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो वो आता है आपका उत्तर क्षेत्र। ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर। तो भारत ग्लोब के किस क्षेत्र में आता है, उत्तर क्षेत्र में आता है और पूर्व क्षेत्र में आता है। तो भारत किस क्षेत्र में है, पूरे ग्लोब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, जो लगभग दक्षिणी क्षेत्र का अक्षांश विस्तार लिख सकते हैं अपन। दक्षिणी क्षेत्र, मुख्य भूमि का दक्षिणी क्षेत्र भारत का 8 डिग्री 4 मिनट चैनल से लेके उत्तरी क्षेत्र में 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। ये डिग्री चैनल क्या होता है, ग्लोब को एक काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। 0 डिग्री से लेकर 90 अंश तक उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की तरफ अक्षांश में बटा हुआ है। और ग्लोब का जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, उसे देशांतरी रेखा बोला जाता है। देशांतरी रेखा जो लॉन्गिट्यूड में बटा हुआ है। तो भारत किस क्षेत्र में आता है, तो भारत ग्लोब के उत्तर पूर्वी भाग में आता है। भारत ग्लोब के उत्तर पूर्वी भाग में आता है। अब एक अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार जानते हैं। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट चैनल से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के चैनल तक फैला हुआ है। हालांकि हमारा जो इसका मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 डिग्री से है, लेकिन अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार में एक क्षेत्र है 6 डिग्री 4 मिनट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो उस पार्ट को बोला जाता है भारत में इंदिरा पॉइंट से बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी भाग को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी भाग को बोला जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब देशांतर रूप से अब आपसे पूछा कि उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में, तो याद रखना पड़ेगा हमारा भारत, पहले ही बता चुका हूं किस में है, उत्तरी अक्षांश में है। तो ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 6 मिनट भी उत्तरी अक्षांशी है। ठीक है, अब देशांतरी विस्तार बोलेंगे तो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गया आपका देशांतरी विस्तार। तो किस तरह का देशांतरी विस्तार, तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, अब ये हो गया हमारा देश का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। अब सबसे मेन चीज जो हमारा भारत है, भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये
क्रम में, संख्या में हमको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा भारत का क्षेत्रफल। और भारत का उत्तर से लेकर दक्षिणी विस्तार तो हम जाने, लेकिन दक्षिण से उत्तर अगर हम रेखीय रूप से दूरी जाने तो उसकी दूरी कैसे जानेंगे? तो इसकी दूरी है लगभग 3,214, अनुमानित रूप से मैं बता रहा हूं आपको 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण में। वहीं पूर्व से पश्चिम में, ये आप मान सकते हैं ये हमारे 7 सिस्टर्स है, मणिपुर, मेघालय, जो भी मान लो, त्रिपुरा, तो वहां से लेके गुजरात का जो अंतिम छोर है वहां तक के डिस्टेंस को लगभग कह सकते हैं कि 2933 किलोमीटर का विस्तार है। 3214 किलोमीटर का विस्तार उत्तर से दक्षिण में है, वहीं पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये तो मैंने आपको कुछ फैक्चुअल्स बताया है। अब भारत के, जहां तक आप जानते होंगे, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। कितने डिग्री अक्षांश में कर्क रेखा है? तो वो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जैसे कि ग्लोब देख रहे हैं, तो ग्लोब में ये ऊपर से जो दिख रहा है, यहां से ये तो यहां पे जो 23.5 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूं ये है, ये 23.5 डिग्री ये उत्तर और 23.5 डिग्री ये दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर को बोला जाता है कर्क रेखा, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण को बोला जाता है मकर रेखा। अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो ये इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक। तो जो इक्वेटर, इंग्लिश में आप इक्वेटर भी बोल सकते हैं इसे, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री में जो है वो है कर्क रेखा और दक्षिण में है वो है मकर रेखा। तो भारत किसके अंतर्गत आता है? भारत के बीचों बीच जो गुजरता है वो है आपका कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, ठीक। तो भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो जैसा कि आप नक्शे में समझ पा रहे होंगे, यहां से गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा किसे बोलते हैं समझ में आएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो ग्लोब में उसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ठीक। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ये तो हो गया भारत के बीचों बीच जो गुजरती है, ठीक। इसके पश्चात भारत के मध्य, अब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ाई किया था, मतलब देखा था यहाँ पे चैनल पे, ये 68 डिग्री और ये 97 डिग्री, तो लगभग दोनों के मध्य 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, दोनों के मध्य 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। और यहां तक हम लोग सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि डिग्री के आधार पर ही आपका देश का या फिर किसी भी क्षेत्र का समय निर्धारित होता है। तो 1 डिग्री चैनल किसी भी देश का बोलो या फिर किसी भी ग्लोब में किसी भी स्थिति में बोलो, उस ग्लोब में उस क्षेत्र का जो चैनल है वही डिसाइड करता है कि आपके देश में समय कितना है। मान लो ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच ये देशांतरी रेखा है, ये देशांतरी रेखा जो गया है 0 डिग्री, इसे ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है जीएमटी टाइम, वो होता क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर, ठीक। तो इसी के आधार पे हमारा समय का निर्धारण होता है। तो ये जो 0 डिग्री उत्तरी पूर्वी जो अक्षांश से 1 डिग्री देशांतरी से विस्तार से आपका 1 डिग्री चैनल ट्रेवल करने में
4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री चैनल मूव होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब मूव कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे? मान लो ये सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण लगातार पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सूर्य की किरण तो निरंतर इस पर पड़ती रहेगी, परंतु हमारी पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, लेकिन पृथ्वी घूमती किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये देखो, ये ग्लोब है, ये इस तरह से घूमेगा, तभी तो पहले पूर्व क्षेत्र आएगा फिर पश्चिम क्षेत्र आएगा, ठीक है ना। तो पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। तो अब जो ये रेखाएं हैं ये निरंतर वहां से गुजरती जाएंगी। पहले जो सूर्य की किरण है पहले इसमें पड़ेगी, फिर कुछ समय पश्चात यहाँ पड़ेगी, फिर कुछ समय पश्चात यहाँ पड़ेगी। मतलब 1-1 डिग्री चैनल खिसकते जाने पे कुछ समय उसके अंतराल निकलते जाएंगे। तो वो 1 डिग्री चैनल में कितने समय निकल रहे हैं? 4 मिनट। ठीक, तो एक अंदाजा याद कर लेते हैं। 15 डिग्री चैनल खिसकने में हमको लगता है 1 घंटा। ठीक, तो 30 डिग्री चैनल खिसकने में हमको कितना लगेगा? 2 घंटा। अब जहां अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको भारत के नक्शे में बताया था कि जो उसका पूर्वी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। अभी थोड़ी देर पहले आपको नक्शा में मैंने बताया था 68 डिग्री पूर्वी अक्षांश से लेके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, दोनों देशांतर में कितना अंतर आ रहा है? कुल लगभग अनुमानित हम मान सकते हैं कि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, मतलब कितने घंटे का अंतर आ रहा है? 2 घंटे का। राजस्थान से लेके आपकी जो पश्चिमी जो 7 सिस्टर्स राज्य आ रहे हैं उनके बीच 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अगर यहाँ 5 बजा होगा तो यहाँ कितना बजा होगा? यहाँ 2 घंटा पूर्व 3 बजा होगा। कितना बजा होगा? 3 घंटा पहले उदय किधर हो रहा है? 7 सिस्टर्स में, फिर आ रहा है गुजरात में, तो गुजरात में 3 बजा होगा, वहां 5 बजा होगा, अगर माना जाए इस समय को ग्रीनविच मीन टाइम को। लेकिन भारत में IST को माना जाता है, भारत मान लेना, ठीक। तो भारत में ये सेंटर से एक रेखा जाती है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे हम कहते हैं IST। तो ये रेखा किस कारण से भारत में बनाया गया है ये जानना भी जरूरी है। हम तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं 0 डिग्री, यहाँ GMT से भी टाइम सेट कर सकते थे, लेकिन भारत में किसे माना जाता है? IST मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। जो यहाँ पे समय है वही मानक समय आज यहाँ गुजरात में भी मानते हैं, वही मानक समय हम इस 7 सिस्टर्स मणिपुर इंफॉल क्षेत्र में भी मानते हैं। किस कारण से? IST के कारण। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जिसका विस्तार है। ठीक, अब 82.5 डिग्री जो कहां से गुजरता है? अब क्वेश्चन आपसे सामान्यतः किसी भी आपसे PSC के क्वेश्चन हो या फिर किसी भी तरह के व्यापक के प्रश्न हो, SSC रेलवे पूछ लेता है कि जो ये IST रेखा है भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, मिर्जापुर। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का नाम है मिर्जापुर। इस पे बहुत सारे वेब सीरीज अभी मिर्जापुर पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये मिर्जापुर से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? IST रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और कहीं जगह हमको ये भी सुनने को मिलता है कि ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। तो IST रेखा भारत के किस क्षेत्र से गुजर रहा है? एक तो मिर्जापुर से गुजर रहा है यूपी में, और यूपी में ही इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजर रहा है। अब ये रेखा यहां से गुजरा, अभी इसको ध्यान मत देना, आपने कहीं से भी घुसाड़ दिया हूं, ठीक। अब ये जैसे कि यहां से एंट्री होता है इसका, और इसका शुरुआत होता है भारत में सबसे पहले घुसेगा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पश्चात MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर आपका IST गुजरता है। कहां से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये तो हो गया हमारा IST रेखा। का क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ऐसा कौन सा स्थान है जहां से कर्क रेखा व IST एक दूसरे को काटती है? छत्तीसगढ़ PSC में पिछले साल ये प्रश्न पूछा था कि किस क्षेत्र में या फिर कहां पर, किस जिला में, छत्तीसगढ़ के किस जिला में
यह दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटती है। तो हमको ये तो जानकारी प्राप्त है कि यह छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहट तहसील क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहट तहसील क्षेत्र में ये दोनों कर्क रेखा और IST एक दूसरे को काटती। कई जगह हमको बलराम को सूरजपुर भी सुनने को मिलता है, लेकिन चिप्स जो भारत का मुख्यतः जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के में माना जाता है छत्तीसगढ़ का, उसके सोर्स को हम लोग लेते हैं आंसर सोनहट तहसील को ही लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका कर्क रेखा व IST। ये तो हो गया हमारा अभी स्थलीय विस्तार व भौगोलिक विस्तार। ठीक, अब भारत का विस्तार किलोमीटर में जानेंगे कि भारत का जो मुख्य भूमि, ये दिख रहा है? नहीं, ये दिख रहा है? ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि जो सीमा है, जो मुख्य भूमि का सीमा है वो कितना है? तो मुख्य भूमि का सीमा है 15,200 किलोमीटर लगभग। इसको मैं बोल सकता हूं लगभग 15,200 किलोमीटर लगभग इसका मुख्य भूमि का विस्तार है। वहीं तटीय भूमि का बोला जाए तो लगभग 7500, ये भी लगभग 7500 किलोमीटर इसका रेखा है। तटीय बोले तो यहां गुजरात से चालू करेंगे, ये गुजरात और ये पश्चिम बंगाल तक। ठीक है ना, तो यहां से लगभग तटीय विस्तार जब बोलेंगे, अगर सिर्फ मुख्य भूमि का तटीय विस्तार बोलेंगे तो लगभग 6200 मान सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन वहीं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित पूछा आपसे, पूरे मुख्य भूमि के साथ साथ पूरे भूमि का जब पूछेगा तो वो होगा 7500 किलोमीटर लगभग। ये भी मैं लगभग बोल रहा हूं, 7500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है किलोमीटर में, 7500 किलोमीटर। ठीक, अब ये तो हो गया मुख्य भूमि हो गया। और कितने देश जो पड़ोसी देश हैं, कितने देश ऐसे हैं जो भारत से लगे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से उनके मुख्य भूमि से छुए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहां से आते हैं, ये हो गया भारत का, ये गुजरात बना देता हूं। ठीक, तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात से चालू होता है, ये लगभग ये पाकिस्तान है, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान है, फिर ये लगभग चीन है, यहाँ छोटा सा भूटान है, छोटा सा नेपाल है, नेपाल, भूटान और यहाँ पे से म्यांमार। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और एक राज्य और है, एक देश और है जो भारत को टच करता है, वो है सबसे बड़ा क्षेत्र उसका है बांग्लादेश। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो पाकिस्तान, हम लोग आएंगे यहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद आएगा आपका भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जो भारत की मुख्य भूमि से लगती है। सबसे ज्यादा किसका सीमा टच करता है बोलेगा तो किस देश की सीमा भारत की सीमा से टच होती है सबसे ज्यादा, तो वो है बांग्लादेश का, सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का, फिर उसके पश्चात है चीन का। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका है? बांग्लादेश का सीमा सबसे ज्यादा है। ठीक, अब भारत में वही तटीय, अब ये तटीय भारत की तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस राज्य का तटीय भाग, मतलब तटीय भाग किस राज्य में सर्वाधिक है? तो तटीय भाग हमको ऐसा लगता है यहाँ पर, जैसे कि नक्शे में देखेंगे ऐसा लगेगा कि आंध्र प्रदेश या केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये क्षेत्र होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में तटीय क्षेत्र है तो वो है गुजरात का, गुजरात का तटीय क्षेत्र सर्वाधिक है। उसके पश्चात फिर आपका आएगा इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम महाराष्ट्र के नीचे एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा, जिसकी तटीय सीमा सबसे कम है। कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं? तो हम क्रम से लिखते हैं यहां से, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके नीचे मान लेते हैं यहां पे महाराष्ट्र, फिर आ गया गोवा,
के नीचे आपका कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ तट में आ जाएगा कर्नाटक, उसके नीचे आ जाएगा आपका केरल, ये कोरोमंडल तट में आ जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आएगा आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के पश्चात कुछ क्षेत्र आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का। तो आप गिन सकते हैं कितने राज्य ऐसे हैं जिनके तटीय क्षेत्र है। तो एक हो गया पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9। तो कितने राज्यों के? कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा से लगी हुई। तटीय सीमा मतलब समुद्र के तट से लगी हुई सीमा, तटीय सीमा जो भारत के समुद्र क्षेत्र में लगी हुई है। ठीक, ये हो गया आपके भारत का सामान्य परिचय, जो मुख्यतः आपको जानना था कि कहां कहां से कितना विस्तार हुआ है। पहले हमने जाना कि अक्षांशीय विस्तार किधर से किधर है, फिर हमने जाना भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में हमने बताया कि इसका डिस्टेंस कितना है, फिर उसमें बताया हमने आपका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के पश्चात हमने जाना कि किस किस क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनी हुई है और किस क्षेत्र में तटीय सीमा बनी हुई है। कर्क रेखा की जानकारी भी ली हमने और आईएसटी की भी जानकारी ली। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक क्षेत्र का विभाजन।